कैसे इंडिया के जासूस दूसरे देशों के लिए बिक जाते हैं और इंडिया के सारे खुफिया राज उगल देते हैं। 13 अप्रैल 1953 CIA ने लॉन्च किया अपना अब तक का सबसे खुफिया सेक्स एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट मिडनाइट क्लाइमैक्स। इसका मकसद दूसरे देशों के जासूसों को प्रोस्टिट्यूट से सेड्यूस करवाना, फिर अलग अलग देशों से ड्रग्स, लव पोशन और कई प्रकार के LSDs जैसे हेलुसिनेटिंग केमिकल्स मंगवा के उनका इस्तेमाल करके पता लगाना कि आखिर किस तरीके से CIA दूसरे देशों के एजेंट्स के माइंड को कंट्रोल करके उनसे सीक्रेट इंटेल लीक करवा सकती है। ये एरिया देख रहे हो, ये उस दौर में CIA के सेफ हाउसेस हुआ करते थे, कुछ सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में और कुछ न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज में। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए CIA ने इस पूरे एरिया को एक वैश्यालय यानी कि ब्रॉथेल हाउस में कन्वर्ट कर दिया था। जहां उन्होंने 6 लग्जूरियस स्वीट्स बनाए। इन सारे स्वीट्स में उन्होंने एक बड़ा सा मिरर वॉल लगा दिया और पूरे ब्रॉथेल में उन्होंने ढेर सारे प्रोस्टिट्यूट्स भर दिए। लेकिन ये सब कुछ महज सिर्फ एक दिखावा था। असल में तो ये कोई ब्रॉथेल नहीं बल्कि CIA का एक एक्सपेरिमेंट लैब था और यहां पर आने वाले कस्टमर्स CIA के लैब रैट्स। यहां के सारे प्रोस्टिट्यूट्स ट्रेन्ड CIA एजेंट्स थे। हर एक रूम में सीक्रेट रिकॉर्डिंग डिवाइसेस इंस्टॉल थे और तो और स्वीट्स में जो मिरर वॉल्स लगे थे ना, वो सारे भी 2-वे मिरर्स थे जिसके उस पार बैठती थी CIA एजेंट्स की एक पूरी टीम जो रूम के अंदर घट रही हर एक एक्टिविटी पर बड़े ही बारीकी से नजर रखे हुई थी, उसे स्टडी कर रही थी। इस पूरे सेक्स एक्सपेरिमेंट को लीड कर रहे थे सिडनी गॉटलिब, जो कि खुद एक CIA के मास्टर स्पाई तो थे, लेकिन उसके साथ वो एक केमिस्ट भी थे और इसीलिए वो अक्सर अलग अलग देशों से केमिकल्स और ड्रग्स को इंपोर्ट करवाया करते थे ताकि इन ब्रॉथेल्स में वो इन केमिकल्स को टेस्ट भी कर सके कि कौन से ड्रग में कौन से माइंड बेंडिंग प्रॉपर्टीज है कि उसे एडमिनिस्टर करने के बाद एक जासूस इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। इसी दौरान उन्होंने अफ्रीका से एक रेयर लव पोशन भी मंगवाया जिसका नाम था योहिम्बाइन, जिसे भी दूसरे देशों के ऑफिसर्स पर ट्राई किया गया। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को कई सालों तक करने के बाद CIA ने यह ऑब्जर्व किया कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई भी इंफॉर्मेंट सीक्रेट्स को रिवील नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, इंटरकोर्स होने के बाद यानी कि पोस्ट कोइटल पीरियड में यही लोग सीक्रेट्स को लीक करने के लिए एक्सट्रीमली वल्नरेबल हो जाते थे। CIA ने यह भी ऑब्जर्व किया कि LSDs जैसे हेलुसिनेटिंग ड्रग्स और योहिम्बाइन जैसे लव पोशंस भी काफी यूजफुल थे क्योंकि ये एक तरह से इंफॉर्मेंट को एक हिप्नोटिक स्टेज में भेजकर उन्हें अपना मुंह खोलने पर मजबूर कर देते थे। अब इस टेक्निक को जासूसी की भाषा में कहा जाता है सेक्सपियोनाज, जिसका बेसिकली मतलब होता है इंटीमेसी यानी कि प्लेजर का यूज करके अपने देश के लिए जासूसी करना। और इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेस के बाद CIA इसमें माहिर हो चुकी थी। अब जाहिर सी बात है, जब CIA के पास एक साइंटिफिकली प्रूवन सेक्सपियोनाज टेक्निक आ चुकी थी, उन्हें तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड लव पोशन तक मिल चुका था, तो USSR कैसे पीछे रहती। इसीलिए इसी दौर में USSR ने भी अपने कजान शहर में एक डेडिकेटेड सेक्सपियोनाज ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी बना दी जिसका नाम था स्टेट स्कूल 4। इस यूनिवर्सिटी में सोवियत आर्म्ड फोर्सेस की फीमेल ऑफिसर्स, रशियन एक्ट्रेसेस, डांसर्स और प्रोफेशनल फील्ड से भी कई सुंदर लड़कियों को रशियन स्पैरोज बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। रशियन स्पैरोज बेसिकली वो सोवियत की फीमेल एजेंट्स होती थी जो अपने देश के लिए सेक्सपियोनाज यानी कि मुखबरी किया करती। अब इसके लिए उन्हें मार्शल आर्ट्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेकर इंटीमेसी तक की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती थी। इनफैक्ट इंटरकोर्स के अलग अलग एग्जॉटिक और प्लेजरेबल पोजीशन सिखाने के लिए उन्हें पोर्नोग्राफिक और ब्लू फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज के साथ कामासूत्र भी पढ़ाया जाता था। USSR was absolutely clear on this कि उनके ये स्पैरोज सेक्स को एनिमी नेशन के खिलाफ एक वेपन की तरह इस्तेमाल करने के लिए फुल्ली ट्रेन्ड होने चाहिए और इसीलिए ताकि इन फीमेल स्पाइस में जरा भी झिझक ना रहे, इनकी ट्रेनिंग में इन्हें पूरी क्लास के सामने सेक्सुअली इंटीमेट होने के लिए कहा जाता था और दूसरे कैडेट्स को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में शूट करने को भी कहा जाता था ताकि उनके ब्लैकमेलिंग स्किल्स बढ़े। ओलेग कैल्युगिन जो उस वक्त KGB के एक सीनियर ऑफिसर हुआ करते थे, उनका खुद का यह बयान है कि रशियन स्पैरोज उस वक्त USSR में आए फॉरेन टूरिस्ट, बिजनेसमैन और डिप्लोमैट्स सभी को इन्हीं सेक्सपियोनाज टेक्निक से सेड्यूस करके सबसे पहले उनके साथ इंटीमेट होती थी और फिर उनके कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज और वीडियो शूट करके उन्हें ब्लैकमेल करके ये स्पैरोज उन्हें मजबूरन
केजीबी का एक एजेंट बनने के लिए फोर्स करती थी। इसका एक मेजर एग्जांपल है फ्रेंच एम्बेसडर टू यूएसएसआर मॉरिस डी जीन, जिन्हें तो वहां की एक फेमस रशियन एक्ट्रेस लेरिसा क्रॉनबर्ग ने ही हनी ट्रैप करके फंसा दिया था। और इसके बाद से अगले 6 सालों तक यूएसएसआर को फ्रांस के एक्सट्रीमली सेंसिटिव सीक्रेट्स डायरेक्टली फ्रेंच एम्बेसडर टू यूएसएसआर से मिलने लगे। एक्चुअली में ना 1950s का दौर ही कुछ ऐसा था, क्योंकि तब कोल्ड वॉर चालू था और इसीलिए यूएसए चाहता था कि विश्व में ज्यादा से ज्यादा देशों में उसकी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फैले, ताकि यूएसए उन देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के उन्हें अपने इंटरेस्ट के लिए काम करवा सकता था। सेम यूएसएसआर भी यही चाहता था कि जितना हो सके वो अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फैला सके, और इसीलिए उन्होंने ऑलमोस्ट 7 देशों से एक वॉरसॉ पैक्ट भी साइन करवाया था। और यूएसए का तो जैसे आप जानते ही होंगे 12 देशों के साथ मिलकर उसने नेटो बना दिया। लेकिन फिर 1947 में जैसे ही इंडिया का जन्म हुआ, इन दोनों ही सुपर पावर्स की नजरें हम पर पड़ी। अमेरिका ने सीआईए और यूएसएसआर ने केजीबी का इस्तेमाल करके इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। सीआईए ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया को ग्लोबली आइसोलेट करने की, इंडिया में और इंडिया के 7 अलग अलग देशों के वॉर्स भड़काने में, इंडिया को टेररिज्म का शिकार बनाने में और इंडिया को कई टुकड़ों में तोड़ने में। लेकिन इन सारे अटैक्स के सामने A raw stood like a wall। और इसीलिए शायद ही भारत के आम लोग ये बात जानते होंगे, मगर इंडिया की रॉ और अमेरिका की सीआईए के बीच भारत की आजादी से ही चल रही है एक सीक्रेट जंग। लेकिन मैंने हाल ही में रॉ और सीआईए के इस राइवलरी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है। मैं ऊपर आई बटन में उस वीडियो को लिंक कर दूंगा एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि कैसे केजीबी और सीआईए ने इंडिया के खिलाफ जासूसी का इस्तेमाल करके इंडिया को हराने की कोशिश की। स्पेशली कैसे इन दोनों देशों ने इंडियन ऑफिसर्स, हमारे टॉप डिप्लोमैट्स और हमारे पॉलिटिशियंस तक के साथ सेक्सपियोनाज टैक्टिक का इस्तेमाल करके उनसे इंडिया के एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सीक्रेट्स लीक करवाए। और इसीलिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग है और अनहर्ड किस्से आपको सुनने मिलेंगे। लेकिन बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट, स्पाइंग से नेशनल सिक्योरिटी पर तो जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन इससे इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमी पर भी एक मेजर इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं तो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ जाती है और ये फंड्स फिर इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स से डाइवर्ट करना पड़ता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि काफी सारे कंट्रीज ने डिफेंस बजट को इंक्रीज किया, जिससे डिफेंस स्टॉक्स ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। बट आप इन स्टॉक्स को कहां और कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो अगर आपको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना, और आपको इन सेक्टर्स को ट्रैक करना है, तो आप लेमन ऐप को एक बार चेकआउट कर सकते हो। यह प्लेटफॉर्म बिगिनर्स के लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन है। प्लस लेमन पर पहला महीना ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल 0 होता है, यानी आप बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बेसिक्स को समझ सकते हो विद 0 मेंटेनेंस फीस फॉर 1 ईयर। इसका इंटरफेस भी एकदम यूजर फ्रेंडली और सिंपल है। इनके एनालिस्ट रेटिंग फीचर से आपको एनालिस्ट के जरिए स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन भी मिलते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। ऑल्सो आप यहां पर टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स के इनसाइट्स भी देख सकते हो। तो अगर आपको ट्रेडिंग में जरा भी इंटरेस्ट है तो आपको एक बार लेमन को ट्राई जरूर करना चाहिए। मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डू चेक इट आउट वंस। और अब वापस से लौट आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। इंडिया पर कंट्रोल हासिल करने की इस रेस में सबसे पहला चाल चला यूएसएसआर ने। उन्होंने तो हमारे देश के पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही गिराने का प्लान बना लिया था। लेकिन इसके लिए उन्हें इंडिया में एक जासूस चाहिए था, एक ऐसा जासूस जिसे हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स की हर नव्ज तो पता हो, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो एक हार्डकोर कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट हो। और उन्हें वो इंसान मिला भी, अजय घोष, ऑल इंडिया हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। केजीबी के डायरेक्टर वैसिली मित्रोखिन ने खुद अपनी किताब मित्रोखिन आर्काइव्स में लिखा है कि उन्होंने अजय घोष को बकायदा केजीबी का एक एजेंट बना के इंडिया में प्लांट किया था, और उसके बदले में जाहिर सी बात है घोष को सोवियत से भारी मात्रा में फंडिंग्स भी आ रही थी। 1950s में तो अजय घोष और दिल्ली केजीबी के हेड ने कई सारे फेक शेल कंपनीज भी ओपन कर लिए थे, जो ऑन पेपर ये बताते थे कि वो यूएसएसआर को कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन असल में इनके आड़ में सोवियत सीपीआई को भर भर के पैसे भेज रहे थे। मित्रोखिन आर्काइव्स के मुताबिक इस पूरे ट्रेड से अजय घोष को उस वक्त 30 लाख रुपए मिले थे। यस, 30 लाख रुपए 1970s में।
करोड़ों में इसकी वैल्यू थी। लेकिन ऐसे अमाउंट्स अक्सर यूएसएसआर के लिए उस वक्त इन्वेस्टमेंट की तरह हुआ करते थे और यह सिलसिला बहुत पहले से ही चालू था। इनफैक्ट 1957 में तो सीपीआई केरला में इलेक्शंस भी जीत गई थी और यह दुनिया की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन पाई सिर्फ इन्हीं फंडिंग्स के बेसिस पर। अब गाइस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीचे मैंने हमारे सारे रिसर्च के रेफरेंस लिंक्स ऐड कर दिए हैं ताकि आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट रिसर्च भी कर सको। हमारी टीम में कई पैशनेट रिसर्चर्स और क्रिएटिव एडिटर्स हैं जो इन डेप्थ रिसर्च को आर्टिस्टिक स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट करते हैं। हमारा मिशन है हमारे दोनों चैनल्स गेट सेट फ्लाई साइंस और गौरव ठाकुर के थ्रू इंडियंस में एक साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप करके इंडिया के रूट लेवल पर बदलाव लाना। और अब हम हमारी टीम को एक्सपैंड कर रहे हैं और लाइक माइंडेड वॉरियर्स के साथ। सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और अगर आप हमारे इस मिशन में वैल्यू ऐड कर सकते हो तो आपके पैशन को एक थ्राइविंग प्रोफेशन बनाना हमारा काम होगा। We are looking for skilled researchers, creative editors, and professional social media managers for a work from office opportunity in Mumbai. More details down in the description below. Let's create an impact together. अब कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो को। मगर इनका केरला स्टेट में जीतना तो महज बस सिर्फ शुरुआत थी। साल 1965 जैसे ही आया, सेंटर में पीएम शास्त्री जी की गवर्नमेंट आ चुकी थी। बट 1969 तक यूएसएसआर ने यह भी पासा पलट दिया। 1969 में जब कांग्रेस दो फैक्शंस में स्प्लिट हो गई थी, तब इंदिरा गांधी की सरकार को मेजॉरिटी पूरी करने के लिए एमपीज कम पड़ रहे थे। तो बड़े ही स्ट्रेटेजिकली सीपीआई ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इससे उनके फैक्शन को फुल मेजॉरिटी मिली और वो इलेक्शंस जीत गए और नतीजन केजीबी की आइडियोलॉजी फाइनली इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट में आ चुकी थी। अब यह चीज केजीबी के लिए एक हिस्टोरिक विक्ट्री था, क्योंकि इससे वो डायरेक्टली इंडिया के सेंट्रल ऑफिसर्स के साथ नजदीकियां बढ़ाकर उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफर करके अपने साइड में ले सकते थे। बेसिकली अब केजीबी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को खरीद कर इंडिया के टॉप पोजीशंस में अपने और भी जासूस बिठा सकते थे और ऐसा हुआ भी। मित्रों आर्काइव्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि उस वक्त में पीएम इंदिरा गांधी के 40% कैबिनेट मिनिस्टर्स कंप्लीटली केजीबी के पेरोल पे थे। आए दिन पीएमओ में सोवियत से भर भर के पैसों के बैग्स आया करते थे। केजीबी के इंडिया हेड ओलेग कैल्युगिन ने तो उस दौर में यह तक कह दिया था कि इंडिया वॉज लिटरली अप फॉर सेल। हमारा पूरा देश ही बिकने के कगार पर आ चुका था। अब जाहिर है यूएसएसआर ये सब मुफ्त में तो नहीं कर रहा था। इस जेनरस सपोर्ट के बदले में उन्होंने हमसे दो चीजें हासिल की। पहला, इंडिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसके हेड सीपीआई के ही एक मेंबर बन गए और उन्होंने अपने टेन्योर में ही इंडिया में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज बनवाई, जिसे हम जानते हैं आज तक एक एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी का गढ़ माना जाता है। यूएसएसआर की शुरुआत से ही सोच थी कि उन्हें कैसे भी करके इंडिया की आने वाली पीढ़ी, इंडियन यूथ को आइडियोलॉजिकली सोशलिस्ट बनाना है और इसके लिए यूनिवर्सिटीज से अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही वो समय भी था जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करके इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट शब्द को इंट्रोड्यूस किया था। सो दिस वॉज ऑल्सो अ मेजर विन फॉर यूएसएसआर। बट अब भी एक प्रॉब्लम थी। एक डेमोक्रेसी में एक सरकार कब तक बनी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती और इसीलिए केजीबी ने डिसाइड किया कि अब उनका अगला निशाना होगा इंडिया का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, द स्टील पिलर। और जाहिर है इसके लिए उन्हें तलाश थी अब एक नए एजेंट की जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में रहकर केजीबी के लिए जासूसी कर सके। अब इंटरेस्टिंगली यूएसएसआर में इसी दौरान एक नई इंडियन कंपनी एसएलएम मानेकलाल की स्थापना हुई और केजीबी को एक न्यूज मिली कि इस कंपनी में एक एम्प्लॉय कुमार नारायण काम करते हैं जिनकी इंडिया के अलग अलग गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स में पहचान है। कुमार नारायण एक्चुअली में इंडिया के कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक सिविल सर्वेंट रह चुके थे और इसीलिए उनके गवर्नमेंट में कई सारे कॉन्टैक्ट्स थे। सो केजीबी को खबर मिली कि इन्हीं कॉन्टैक्ट्स को वो अक्सर 50 रुपए या कभी कभी तो सिर्फ एक ब्लैक लेबल दारू की बोतल देकर ही उनसे फ्यूचर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स के बारे में इंटेल निकाला करते थे, ताकि इस इंफॉर्मेशन से उनकी कंपनी गवर्नमेंट के कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स क्लोज कर सके। अब ये इंटेल मिलते ही केजीबी ने तुरंत कुमार को एक ऑफर दे दिया कि अब से वो उनके लिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लीक करके लाए और इसके बदले में केजीबी उनको पर पेपर
100 पाउंड्स दे देगी। जस्ट इमेजिन, उस वक्त एक सिंगल पेपर के लिए 100 पाउंड्स मिलना, और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आप जानते ही हो कितने पेजेस के होते हैं। ऊपर से कुंवर को तो उसके दोस्त सिर्फ 50 रुपए या एक ब्लैक लेबल दारू की बोतल के बदले में इंटेल दे दिया करते थे, और इसीलिए ये ऑफर सुनते ही कुंवर इसे रिफ्यूज नहीं कर पाए और वो केजीबी के लिए काम करना शुरू कर दिए। उन्होंने धीरे धीरे करके अपना नेटवर्क भी बढ़ाना शुरू कर दिया, और एक ऐसा टाइम आ गया था जब हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बिककर केजीबी के स्पाइस बन चुके थे। ये इंडिया में ही रहकर इंडिया की ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के डिटेल्स, मिलिट्री सैटेलाइट्स, रॉ और आईबी के फ्यूचर मिशंस, यहां तक कि इंडिया की डिफेंस प्लानिंग, मतलब इंडिया कौन से मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, वॉरशिप्स या वेपनरी खरीदने वाला है, इन सब के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स केजीबी को लीक कर रहे थे ऑन अ रेगुलर बेसिस। और इन इंडियन ऑफिसर्स को बदले में कुंवर पैसे तो देते ही थे, पर उन्हें खुश करने के लिए वो ऑफिसर्स को प्रोस्टिट्यूट्स, लैविश पार्टीज और ब्लैक लेबल्स की बॉटल्स का अनलिमिटेड सप्लाई भी देते थे। सो यू सी, ये थी कुछ हालत। अब यूएसएसआर जो हमारा दोस्त हुआ करता था, आज तक है, अगर वो इस हद तक डेस्परेट था इंडिया में ही इंडिया के खिलाफ एक बड़ा स्पाई नेक्सस खड़ा करने के लिए, तो आपको क्या लगता है यूएसए, अमेरिका क्या पीछे रहेगा? जहां 1950 से लेकर 1970s के दौर तक यही चल रहा था, वहीं पर 1960s में सीआईए ने भी इंडिया के गवर्नमेंट लेवल में इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि तब सेंटर में सोवियत लीनिंग इंदिरा गांधी की सरकार थी, इसीलिए सीआईए को कैसे भी करके इस सरकार को गिराना था। अब इसे सीआईए के लिए एक इत्तेफाक बोलो या उनकी प्लानिंग, लेकिन इसी दौरान यानी कि 1975 में पूरे भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, जो 2 सालों तक चली। इससे अनफॉर्चुनेटली जनता पीएम इंदिरा गांधी को एक तानाशाह, एक डिक्टेटर की तरह देखने लग गई थी। ऑपोजिशन के भी लोग उन पर यही आरोप लगा रहे थे, और उन्हीं में से 2 लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ काफी बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक जेपी नारायण और दूसरे मोरारजी देसाई, जो शास्त्री जी के मौत के बाद से ही खुद पीएम बनना चाहते थे, पर उनकी जगह इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया गया था। और इसीलिए बस यही लोग सीआईए को अपने मकसद के लिए 2 परफेक्ट कैंडिडेट लगे। जेपी नारायण को लेकर तो खुद पीएम इंदिरा गांधी ने एलिगेशंस लगाए कि जेपी एक सीआईए के एजेंट है। फिर इमरजेंसी के दौरान जनता के आक्रोश को देखकर मोरारजी देसाई ने भी इसी तानाशाही के मुद्दों को पकड़कर यह नैरेटिव फैला दिया कि अगर उनकी सरकार जीतेगी तो वो देश में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे, वो वापस से डेमोक्रेसी को लाएंगे जो इंदिरा गांधी ने छीन लिया है। इस नैरेटिव की वजह से उस वक्त मोरारजी इलेक्शंस जीत गए, और सीआईए ने उसके बाद उन्हें भर भर के फंड करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिकन जर्नलिस्ट सीमोर हर्श ने कई रिपोर्ट्स में यह क्लेम किया है कि मोरारजी देसाई भी एक सीआईए एजेंट थे, जिन्हें उन दिनों सीआईए सालाना का $20,000 पेमेंट में देती थी। अब इसका इंपैक्ट कुछ ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोरारजी के टेन्योर में इंडिया यूएस रिलेशंस अच्छे हो गए। इनफैक्ट उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड अमेरिका में जाकर इंडिया की तरफ से माफी भी मांगी और कहा कि पीएम इंदिरा गांधी का 1974 का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा गलत था। आगे से इंडिया ऐसा कभी नहीं करेगी, और अगर करना भी हो तो वो यूएस से पूछ के ही कोई भी काम करेगी। और फिर अगर आप मिशन रॉ बुक पढ़ोगे ना, जो कि एक रॉ के ही टॉप ऑफिसर ने लिखी है, तो उसमें भी ये मेंशन्ड है कि उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर तक, जो कि वाईबी चौहान थे, सीआईए के पेरोल पर आ चुके थे। बुक में तो ये तक मेंशन्ड है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर तो 1962 से ही, यानी कि जब वो महाराष्ट्र के सीएम थे, तब से ही वो सीआईए के लिए इंडिया में जासूसी कर रहे थे। एक्चुअली में 1962 में जब वो महाराष्ट्र के सीएम थे, तब उनकी मुलाकात अमेरिकन एम्बेसी कॉन्सुल जेन एबेल से हुई थी, और ऐसा कहा जाता है कि चौहान के एबेल के साथ काफी अच्छे रिलेशंस होना स्टार्ट हो गए। बट ये इंडियन अथॉरिटीज के नोटिस में 1962 तक उतना नहीं आया। 1962 में लेकिन हुआ क्या कि चौहान डेप्यूटी पीएम और डिफेंस मिनिस्टर बन के दिल्ली चले गए। बट इसी समय कोइंसिडेंटली जेन का भी अमेरिका से दिल्ली ट्रांसफर हो गया। इनफैक्ट इसी दौरान चौहान एबेल को अक्सर मिलने भी जाया करते थे। और फिर नॉट सो सरप्राइजिंगली इसके कुछ ही दिनों बाद पता है क्या होता है? इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी चौहान के एक प्राइवेट सेक्रेटरी को रंगे हाथों पकड़ लेती है सीआईए को इंडिया के कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक करते हुए।
अब आप ही सोचो, जब एक देश के पीएम और डेप्यूटी पीएम खुद ही उस देश के डबल एजेंट्स बन जाए तो उस देश की क्या स्थिति होगी भला। इंडिया पर CIA का एक अच्छा खासा कंट्रोल आ चुका था, लेकिन जस्ट लाइक यूएसएसआर, CIA ने भी यही सोचा कि अब हमारी पकड़ इंडिया की ब्यूरोक्रेसी में उतनी स्ट्रांग नहीं है। मगर तब तक ऑन दी अदर हैंड KGB की पकड़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में काफी हद तक स्ट्रांग हो चुकी थी, और इसीलिए अब बारी थी इंडिया में एक नया एजेंट तैयार करने की, और इसके लिए CIA ने चुना रविंदर सिंह को। द काउबॉयज ऑफ रॉ बुक में ही ये मेंशन्ड है कि रविंदर वैसे तो एक आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन इन्हें बड़े ही चालाकी से CIA ने रॉ में प्लांट किया था। एक्चुअली मैं बैकग्राउंड स्टोरी एकदम शॉर्ट में बताऊं तो रविंदर की बहन रोजी CIA के एक विंग में काम किया करती थी, और उसके रॉ में भी कुछ कॉन्टैक्ट्स थे। तो CIA ने रोजी से कहा कि सबसे पहले तो वो रॉ के एक सीनियर ऑफिसर से नजदीकियां बढ़ाए, जिसके लिए वो उन पर कुछ फेवर्स करे, जैसे उनके बेटे को उन्होंने CIA के ही एक एसोसिएटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिलवाया, और इसके बल पर CIA ने उनसे कहा कि वो रॉ ऑफिसर को कहे कि उनके भाई रविंदर को आर्मी से हटाकर वो रॉ में एक पोजीशन दे दे। और अब रॉ में एंट्री मिलते ही रविंदर ने जितने भी इलीगल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो सकती थी वो सब किए, स्पेशली खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले काम, जैसे कि CIA के कहने पर खालिस्तानी टेररिस्ट को अपने ही घर में पनाह देना ताकि कोई उन्हें पकड़ ना सके। इसी दौर में उन्होंने बर्मिंघम पासपोर्ट स्कैंडल भी किया था, जिसमें उन्होंने खालिस्तानी टेररिस्ट को फेक पासपोर्ट्स बनवाकर इंडिया में घुसने में मदद की थी। इसके बाद रविंदर ने दिल्ली रॉ हेडक्वार्टर्स के कुछ ऑफिसर्स से दोस्ती करके उनसे भी सेंटर के कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकलवाकर CIA को लीक किए थे। रविंदर पर यह भी एलिगेशंस है कि उन्होंने एक रॉ एजेंट होते हुए भी पाकिस्तानी PM के बेटे मुर्तजा भुट्टो से अनऑफिशियल रिलेशंस बनाए थे, जो कि किसी भी डिप्लोमैट के लिए करना कंप्लीटली इलीगल होता है। लेकिन इतना सब होने के बाद जब रविंदर फाइनली एक्सपोज हो गए और उनका अरेस्ट वारंट इशू हुआ, तब तक तो अनफॉर्चुनेटली CIA उन्हें US ऑलरेडी ले जा चुकी थी। सो यहां पर भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साइड से इंटेल में काफी देर हो गई। अब रविंदर सिंह जैसे ऑफिसर्स का तो मैं बस एक एग्जांपल आपको डिटेल में बताया हूं। मिशन रॉ बुक में ऐसे इंडियन स्पाइस की एक पूरी लिस्ट है जो CIA के लिए डबल एजेंट का काम कर रहे थे, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही वो US भाग गए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सब सिर्फ पास्ट में ही हो रहा था। आज तक US, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इवन पाकिस्तान तक अपनी पूरी कोशिशें करते रहते हैं कि वो इंडियन ऑफिसर्स को खरीद कर या फिर उन्हें हनी ट्रैप करके, ब्लैकमेल करके उनके देश के लिए जासूसी करने पर मजबूर कर सके। अभी 2021 में ही पाकिस्तान से एक न्यूज आई थी कि ISI ने ऑपरेशन हैदराबाद करके एक मिशन लॉन्च किया था, और इसमें उन्होंने सक्सेसफुली हमारे 200 इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को हनी ट्रैप कर लिया था। 200 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को। जब इस न्यूज में हमने थोड़ा और इन्वेस्टिगेट किया, तब यह पता चला कि पाकिस्तान जिस देश को अपनी डूबती हुई इकोनॉमी बचानी चाहिए, लेकिन उसे छोड़कर उल्टा उन्होंने हमारे इंडियन ऑफिसर्स को हनी ट्रैप करने के लिए ISI में एक स्पेशल यूनिट बना के रखा हुआ है, जिसको वो एनुअली, आप बिलीव नहीं करोगे, 3,500 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट करते हैं। डेक्कन हेराल्ड के रिपोर्ट्स के हिसाब से इन्होंने रावलपिंडी में स्थित अपने आर्मी हेडक्वार्टर्स में एक डेडिकेटेड सेक्सपियोनाज यानी कि हनी ट्रैपिंग यूनिवर्सिटी बना के रखी हुई है, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के लोकल कॉलेजेस से 900 सुंदर लड़कियों को रिक्रूट भी कर लिया है, जिन्हें वहां इंडियन ऑफिसर्स को सेड्यूस और हनी ट्रैप करने की बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है। इन्हें बाकायदा सिखाया जाता है कि कैसे उन्हें सबसे पहले अपने हिंदू नाम रखने हैं, वीडियो कॉल भी उस तरह से करना है कि उनका घर प्रॉपरली एक हिंदू का घर लगे और बैकग्राउंड में हमेशा हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हो। एंड बिलीव इट और नॉट, पाकिस्तान का ये मॉडल काम भी कर रहा है। आपको याद भी होगा, अभी पिछले ही साल न्यूज आई थी कि पाकिस्तान की एक सीक्रेट एजेंट कोड नेम्ड ज़ारा दास गुप्ता ने हमारे DRDO यानी वो बॉडी जो हमारे सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स की टेक्नोलॉजी को बिल्ड करती है, उस बॉडी के एक्स डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर को फंसाकर उनसे हमारे टॉप मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस, एस्ट्रा, आकाश और तो और इंडिया का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 6 जो अब तक ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुआ है, इन सब के सीक्रेट्स हमारे ऑफिसर ने उस पाकिस्तानी स्पाई को एक झटके में लीक कर दिए थे। और पाकिस्तान जैसे देश ने भी आज तक हमारे कितने ही ऑफिसर्स को हनी ट्रैप किया है, इसकी भी लिस्ट काफी लंबी है। सो डेफिनेटली ये इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है।
एक ऐसा थ्रेट जिससे चाहे हम आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी एडवांस मिलिट्री वेपन्स भी क्यों ना बना ले या खरीद ले, अगर हमारा इंटेल इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता है तो हम हारेंगे ही हारेंगे। When it comes to geopolitics, इंटेल सबसे बड़ा एसेट होता है जिसे हम किसी भी एक्सक्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और आज के तारीख में मोस्ट ऑफ दी वॉर्स तो बैटल ग्राउंड्स पे नहीं लड़े जा रहे, बल्कि वो लड़े जा रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा। और इन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रूल बुक में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और इंडिया की इफ यू हैव अ लुक हिस्ट्री ही रही है ना। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया कि कैसे CIA ने 1947 यानी कि इंडिया के जन्म से ही इंडिया में अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर दिए थे। इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए CIA ने तो हमारे तब के दोस्त चाइना के प्राइम मिनिस्टर के मौत का आरोप भी हम पर लगाने की साजिश की थी। यहां तक कि सिक्किम को हमारा एक राज्य नहीं बनने देने के लिए तो CIA ने अपनी एक खुफिया एजेंट को सिक्किम के राजा की रानी तक बना दिया था। इसके अलावा भी ऐसे कई सारे ऑपरेशंस CIA ने इंडिया के खिलाफ कंस्पायर किए। लेकिन इन सभी कॉन्स्पिरेसीज को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने कैसे काउंटर किया, कैसे हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए अपने टैक्टिक्स और अपनी स्ट्रैटेजीज रची, इस सब को मैंने डिटेल में मेरे इस वीडियो में कवर किया है, जैसे आप यहां पर आई बटन पे दबाकर या फिर यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड यू वॉच दैट वीडियो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए एज ऑलवेज कीप लर्निंग समथिंग न्यू एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।